कि हमें पता नहीं ये कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में परफॉर्म कैसा करेगा और ये कंपनी कितने रेट से ग्रो हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको एक साथ बहुत सारा शेयर्स खरीदने मिलता है। क्योंकि अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी कंपनी सिलेक्ट करते हो, जैसे नेस्ले इंडिया जिसका एक शेयर 17,000 रुपए का है, और अगर आपको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप इसका सिर्फ एक ही शेयर खरीद पाओगे। और इसमें तो कुछ मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि एक शेयर से आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, तो अब ये और कितना ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे बिगिनर्स पेनी स्टॉक चुन लेते हैं, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई भी कंपनी का आईपीओ निकलता है, मतलब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इश्यू करती है, तो उसका शेयर प्राइस अक्सर 100 रुपए से कुछ हजार रुपए के बीच में होता है। जैसे एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ के टाइम शेयर प्राइस 750 रुपीज का था, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ के टाइम पे 500 रुपए का शेयर था, और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ के टाइम 1500 रुपए का स्टॉक था। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम पे अपने शेयर का प्राइस 2 रुपए या 5 रुपए नहीं रखती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी अपने आईपीओ में अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट करती है और उसका स्टॉक प्राइस गिर के 2 रुपए का हो जाता है, मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाता है, तो वो स्टॉक इतना नीचे गिरता कैसे है? क्योंकि मार्केट क्रैश में भी स्टॉक मार्केट ज्यादा से ज्यादा 50, 60 या 70% नीचे गिरता है। फिर चाहे रिसेशन आ जाए या कोविड-19 आ जाए या वर्ल्ड वॉर हो जाए, मार्केट हमेशा 50-60% ही गिरते। लेकिन यहाँ पेनी स्टॉक्स 98-99% नीचे गिर जाते। तो दोस्तों, इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इतना कम प्राइस किसी भी स्टॉक का तब होता है जब वो कंपनी बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में पड़ती है। जैसे या तो वो कंपनी कोई फ्रॉड केस में पकड़ी गई, उनके प्रोमोटर्स भाग चुके हैं, या फिर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही खराब हो चुका है, या उसके बैलेंस शीट में सिर्फ करोड़ों के लोन्स भरना बाकी है। मतलब इन शॉर्ट, ऐसी कंपनीज जो अब बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो और आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आपको बिजनेस को एनालाइज करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और आपने अभी तक अपनी लाइफ में एफडी के अलावा कहीं पे इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए या कम? लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्क के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको सही तरीके से गाइड करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज होती ही नहीं है। और बाकी 10% जिनको नॉलेज होती है वो तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। प्राइस होने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों लेते हैं, और जब सारे न्यूबीज लॉस लेते रहते तो प्रॉफिट कमाता कौन है? तो दोस्तों, ये वही थोड़े से सेंसिबल इन्वेस्टर्स होते जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते, और सारा प्रॉफिट वो थोड़े से लोग लेके जाते उनकी नॉलेज और कंपाउंडिंग की वजह से। लॉन्ग टर्म में 15% के रेट से ग्रो होती है, तो दोनों ही केस में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे 15% का ही रिटर्न मिलेगा। तो ज्यादा शेयर्स खरीद के रख लेने से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली तो कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ ही मैटर करेगी। इसीलिए जब आप अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो कि ये ऑलरेडी इतना सस्ता हो गया है और कितना नीचे जा सकता है, तो आप हमेशा गलती करोगे ही, क्योंकि आप अपने आप से सवाल ही गलत कर रहे हो। सही सवाल ये होगा कि वो बिजनेस फ्यूचर में क्या करेगा और कितने रेट से ग्रो होगा।